Hello student, in last video we have discussed the graphical method. In graphical method you आपने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे. You find some difficulties in it. आपको कुछ ऐसा लगा होगा कि ये मेथड जो है कहीं ना कहीं कुछ डिफ़िकल्टीज आपको क्रिएट करते हैं. डिफ़िकल्टी क्या होंगी आपकी? मुझे ऐसा लगता है कि एक तो ये ज़्यादा टाइम लेते हैं, इट टेक्स टाइम, क्योंकि आपको इक्वेशन बनाना है, फिर ग्राफ प्लॉट करना है, देन आंसर आपको मिलेगा. सेकेंड, इसमें जो मेन प्रॉब्लम आता है वो है रैशनल वैल्यूज़ के लिए. जब आप वैल्यू पुट करते हैं कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने के लिए तो रैशनल वैल्यूज़ आती हैं, उनको ग्राफ पर डिनोट करना डिफ़िकल्ट होता है क्योंकि ग्राफ की अपनी एक लिमिटेशन है. और जब आप पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तब भी आपको ये प्रॉब्लम आता है कि यदि वो इंटीग्रल वैल्यू नहीं है, कहीं डेसिमल्स में है, तो फिर उसको आपको डिनोट करना. और जब आप उसके आंसर को चेक करेंगे तो वो कई बार इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करता है क्योंकि न्यूमेरिकल वैल्यू एग्जैक्ट होनी चाहिए. तो ये कुछ स्लाइटली इसमें डिफ़िकल्टीज़ हैं. ये इसके ड्रॉबैक भी कह सकते हैं बिकॉज वी हैव लिमिटेशन टू ड्रॉ द ग्राफ में हमारे पास लिमिटेशंस होते हैं. बट एक अच्छी बात इसमें ये है कि हम किसी भी तरीके का पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है उसको हम इसमें सॉल्व कर सकते हैं. उस लाइन का, उस स्टेटमेंट का कैरेक्टरिस्टिक देख सकते हैं कि वो किस तरीके का होगा, स्लोप क्या होगा, कैसा दिखेगा. ये इसकी बहुत अच्छी बात है. अब जैसा ह्यूमन टेंडेंसी है कि साहब कहीं प्रॉब्लम आ रहा है तो हम उसको सॉल्व करने के लिए कोई दूसरा तरीका ढूंढते हैं. ये हमारी आदत में भी है और ये बहुत अच्छी आदत भी है. तो यहाँ पर जब ये ग्राफिकल मेथड में ये प्रॉब्लम्स आई तो हमारे जो मैथमेटिशियंस थे उन्होंने कुछ और तरीके ढूंढे कि हमें आंसर या सॉल्यूशंस कैसे निकालेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का. तो उसके लिए उन्होंने अलजेब्रिक मेथड्स हमको बताएं, कुछ टेक्निक्स दी जिनको हम अलजेब्रिक मेथड्स बोलते हैं. ये जो अलजेब्रिक मेथड्स हैं इनमें कुछ अच्छी बातें हमको देखने को मिली. अच्छी बातें क्या है? एक तो टाइम कम लगता है, कोई रैशनल वैल्यूज का प्रॉब्लम नहीं है, इर्रेशनल वैल्यू का कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो कि ग्राफिकल मेथड में प्रॉब्लम था. इसमें ये कोई प्रॉब्लम नहीं है. बट इसका भी अपना, चूंकि ये शॉर्टकट है तो इसमें भी अपने कुछ ड्रॉबैक्स हैं, डिमेरिट्स हैं. और इसका इन अलजेब्रिक मेथड्स का जो एक ड्रॉबैक है वो ये है कि these methods are useful only those pair of linear equation which have a unique solution. जिसमें यूनिक सोल्यूशन मिलेगा उसके लिए तो ये बहुत अच्छा है, लेकिन जिसमें नो सोल्यूशन या इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशंस है वहाँ पर ये मेथड्स फेल हो जाते हैं. ओके, तो आज हम बात करेंगे अलजेब्रिक मेथड्स क्या हैं और उनसे हम हमारे पेयर ऑफ इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करेंगे. तो पहले हम देखेंगे ये अलजेब्रिक मेथड्स क्या हैं. फर्स्ट है सब्स्टिट्यूशन मेथड. सब्स्टिट्यूशन मेथड. सेकेंड है एलिमिनेशन मेथड. एंड थर्ड है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड. Now in substitution method, first we take the substitution method. इस मेथड में हम लोग क्या करते हैं, जो हमारा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है इट इन्वॉल्व्स टू वेरिएबल्स. तो हम किसी एक इक्वेशन से एनी वन, इट डिपेंड्स ऑन आवर कन्वीनियंस, हम किसी एक वेरिएबल की वैल्यू किसी अदर वेरिएबल के टर्म्स में फाइंड करते हैं. जैसे आपने ग्राफिकल मेथड में देखा होगा कि वी गेट द वैल्यू ऑफ y इन टर्म्स ऑफ x. ऐसे ही आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड में भी करना है. तो इसमें आप आइदर x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं या y की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ अदर, इन टर्म्स ऑफ अदर वेरिएबल. और जो वैल्यू आपको मिलेगी उस वैल्यू को अदर इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करना है. जब आप इसको अदर इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करते हैं तो जो न्यू रिलेशन हमको मिलता है इट इन्वॉल्व्स ओनली वन वेरिएबल. और जब वो सिंगल वेरिएबल होगा, वो इक्वेशन है, तो उसको हम सॉल्व करके उस अननोन टर्म को या वेरिएबल को फाइंड कर लेंगे.
वंस वी गेट द वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल, उसको आप किसी भी इक्वेशन में पुट करेंगे, यू गेट द वैल्यू ऑफ अनदर वेरिएबल, एंड हेंस वी गेट द वैल्यू ऑफ बोथ वेरिएबल, एंड दिस इज द सॉल्यूशन. नाउ वी टेक द क्वेश्चन of our exercise to solve pair of linear equation by substitution method. Now this is the question number 1 in which we have to solve the pair of linear equation by substitution method. So first equation is x plus y is 14 and second is x minus y is 4. Now this is equation number 1 and this is equation number 2. Now here, as we discussed earlier, from any one equation we get the value of one variable in terms of other. तो यहाँ पर कोफिशिएंट्स जो x और y के हैं वो 1 है, इसलिए कहीं कोई दिक्कत नहीं है, आप किसी में भी ले सकते हैं. यदि कोफिशिएंट 1 के अलावा भी है तो भी दिक्कत नहीं है, वहाँ डिनोमिनेटर में वैल्यू आएगी, ये थोड़ा ध्यान रखना है. नाउ वी टेक इक्वेशन 1. सो फ्रॉम equation 1 we get what we get the value of y in terms of x. We transpose x to other side, we get y equals to 14 minus x. You can give it this number 3 to this relation or equation. Now we get the value of y from equation 1, so we substitute this value in second. Okay, so substituting y in equation 2, then what we get? We get x minus of y. Y is 14 minus x is equals to 4. Now we simplify. This relation turns to a single variable. Now we simplify this. This becomes x minus 14 plus x equals to 4. Now 2x and transposing minus 14 to other side, so minus 14 becomes plus 14 plus 4, that is 18. So x becomes 18 by 2, that is 9. So we get the value of one variable. Okay, now substitute this value in relation 3. यहाँ पर आप पुट करेंगे तो ट्रांसपोज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप इसमें भी रख सकते हैं, इसमें भी रख सकते हैं, आंसर में कोई चेंज नहीं आएगा. ये आपके ऊपर है, आप कैसे इसको किन इक्वेशन में 1, 2, 3 किसी में भी आप पुट करेंगे, यू कैन गेट द सेम आंसर. नाउ सब्स्टिट्यूटिंग x in 3. Now 3 means equation 3, we get y is 14 minus 9. So y becomes how much? 14 minus 9 is 5. So the solution of linear pair equation is x equals to 9 and y equals to 5. So this is the solution. You can check it by substituting in the equation. Now in some questions there are different situations in the pair of linear equation. I take question number 3rd, 4th and 6th of question number 1. In third, 3x minus y equals to 3, 9x minus 3y is 9. We have to solve by substitution method. If you solve it by substitution method, then what will be the method? We get the value of y in terms of x, 3x minus 3. ओके, यहाँ से हमने ये y की वैल्यू फाइंड कर ली, y को ट्रांसपोज करके और 3 को. अब इसको हम सेकेंड इक्वेशन में रखें तो क्या होगा? 9x minus 3 into 3x minus 3 equals to 9. So what we get? We get 9x minus 9x plus 9 equals to 9. This will cancel. What we get? 9 equals to 9. So here we doesn't get the value of x, जबकि हमने पहले में आपको बताया था कि सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपको वैल्यू मिल जाएगी. There is something wrong. जो हमने कहा था कि कुछ गड़बड़ हो गया इसमें. क्या गड़बड़ है? अब हमको ये इक्वेशन देखना पड़ेगा कि ये इक्वेशन है क्या, पेयर ऑफ इक्वेशन. इफ यू लोकेट द कोफिशिएंट्स,
3 upon 9. Coefficients of x is 3 and 9. So 3 upon 9, that is 1 by 3. Minus 1 upon 3, minus 3. So 1 upon 3. So 1 upon 3, 1 upon 3 and 3 upon 9 also 1 by 3. What we get? Here we have a1 upon a2 is same as b1 upon b2 is same as c1 upon c2 and each is 1 by 3. So all the ratios are equal, means infinite many solutions. This equation have infinite many solutions. Means ये जो इक्वेशन पेयर ऑफ इक्वेशन है ये इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस के लिए. एक्चुअली जो पहला इक्वेशन है वही दूसरा है. सेकंड को आप 3 से डिवाइड करेंगे यू विल गेट द फर्स्ट वन. तो ये दोनों इक्वेशन एक ही हैं. अब आपने देखा कि ये जो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस वाले क्वेश्चंस या नो सॉल्यूशन वाले में भी आपको इस तरीके के सिचुएशन मिलेंगे, आपको वैल्यूज नहीं मिलेंगे. अब तो ये आपको ध्यान रखना है कि कई बार ऐसे ये इसकी लिमिटेशन है एल्जेब्रिक मेथड की जो हमने इनिशियल पार्ट में डिस्कस किया था. नाउ अब ये जो हमने कुछ और क्वेश्चंस लिए हैं ये भी थोड़े से देयर अपीयरेंस आर डिफरेंट. जो दिखने में थोड़े से ऐसे लगते हैं, कुछ बच्चे जो है वो घबरा जाते हैं कि ये तो डेसिमल वाला है हम क्या करें, ये इसमें अपॉन वाली वैल्यूज हैं हम क्या करें. अक्सर मैथमेटिक्स में जो डेसिमल और अपॉन वाली वैल्यू देख के हम लोग घबरा जाते हैं. घबराना बिल्कुल नहीं है, वो बहुत सिंपल है. यदि हम पेशेंस के साथ उसमें थोड़ा सा टेक्निक लगा दें, ट्रिक लगा दें, तो वो हमारे नॉर्मल वैल्यूज में कन्वर्ट हो जाते हैं. जैसे इस क्वेश्चन में आप देखें कि ये इक्वेशन 1 है और ये 2 है. यहाँ पर जो कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स एंड वाई एंड कांस्टेंट टर्म दे आर इन डेसिमल्स, बट इसमें एक सिमेट्री है, सिमिलैरिटी है. देयर इज 1 डिजिट आफ्टर डेसिमल साइन. So if we want to remove this decimal sign, what we do? We multiplied both the equations by 10. किसी भी इक्वेशन को आप किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई कर दें तो उसमें कोई चेंज नहीं आता. जैसे यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन तो से 3 को मल्टीप्लाई 3 से इसको मल्टीप्लाई किया, वी गेट द सेकंड इक्वेशन. तो देखने में आपको दो अलग अलग दिख रहे हैं बट बोथ आर द सेम. ऐसे यहाँ पर यदि हमने 10 से मल्टीप्लाई कर दिया तो इसका लुक चेंज हो जाएगा बट आंसर मतलब इसके आंसर से कोई दिक्कत नहीं होगी. ये हो जाएगा 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 13 और सेकेंड इक्वेशन हो जाएगा 4x प्लस 5y इक्वल्स टू 23. अब ये इसका अपीयरेंस वैसे ही हो गया जो हमको दिखता है. कोफिशिएंट्स जो है वो इंटीग्रल वैल्यूज आ गई. यहाँ पर इसमें क्या करना है, इसमें भी वही बात है, ये फर्स्ट एंड सेकेंड है. अब यहाँ आपको डिनोमिनेटर को रिमूव करना है. दोनों डिनोमिनेटर डिफरेंट है, यहाँ 2 है यहाँ 3 है. अब सेकंड में भी 3 और 2 है, ये कोइंसिडेंस है, अलग भी हो सकते हैं. अब यदि हमको इसको रिमूव करना है तो हम क्या करेंगे, इन नंबर्स का एलसीएम लेंगे. द एलसीएम ऑफ 2 एंड 3 इज 6. तो इसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ भी ये जो 3, 2 एंड 6 इनका एलसीएम क्या है 6. सो अगेन यू मल्टीप्लाइड बाय 6. सो व्हाट वी हैव, यदि आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे 6 से, सो 2 डिवाइड 6 3 टाइम्स एंड 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 9x माइनस यहाँ से 3 डिवाइड करेगा 6 को 2 टाइम्स 2 5 10y इक्वल्स टू माइनस 12. एंड व्हेन वी मल्टीप्लाइड सेकेंड इक्वेशन बाय 6 वी हैव 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 13. तो ये आप देखेंगे कि थोड़ा सा टेक्निक आपने यूज कर ली तो आप इजीली इनको नॉर्मल इंटीग्रल फॉर्म में चेंज कर सकते हैं. और फिर जो हमारी सब्स्टिट्यूशन मेथड है, किसी भी एक इक्वेशन से एक वेरिएबल को फाइंड कीजिए, उसको सेकंड में पुट कीजिए, यू कैन गेट द आंसर. नाउ वी टेक अनदर क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 2. हियर सॉल्व द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 2x plus 3y is 11 and 2x minus 4y is minus 24 and hence find the value of m for which y equals to mx plus c. इस इक्वेशन को पहले हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करेंगे जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है और फिर जो आंसर होगा उससे हम m की वैल्यू फाइंड करेंगे. सो राइट डाउन द इक्वेशन. इक्वेशन इज 2x plus 3y equals to 11. This is number 1. And 2x minus 4y
is -24. दिस इज इक्वेशन नंबर 2. अब यहाँ पर हम किसी एक इक्वेशन से एक वेरिएबल को फाइंड करेंगे और उसको अदर वेरिएबल में सब्स्टिट्यूट करेंगे. सो अगेन वी टेक from equation 1, what we get? We get the value of x in terms of y. So we get 2x equals to 11 minus 3y. We transpose 3y to other side, we get 11 minus 3y, and here the value of x will be 11 minus 3y upon 2. This is number 3. This expression is 3. We get the value of x in terms of y. Okay. Now we substitute this value of x in equation 2. So on substituting x in equation 2, we get what we get? 2x. So 2 into x is 11 minus 3y upon 2 minus 4y equals to minus 24. Now look at here, the coefficient and the denominator. Here the factor 2 and upon 2 cancelled. So this cancelled with this. So we have 11 minus 3y minus 4y equals to minus 24. So minus 3y minus 4y is minus 7y equals to minus 24, and transposing 11 to other side, minus 11. So minus 7y becomes minus of 35. So y becomes, so this gives y equals to minus 35 upon minus 7, which is 5. So the value of y is 5. Is that clear? Now we put the value of y in equation 3. Now substituting in equation 3, we get what we get? X equals to 11 minus 3 into 5 upon 2, that is 11 minus 15 upon 2. So 15 minus 11, minus 15 plus 11, minus 4 upon 2, that is minus 2. So here we have x equals to minus 2 and y equals to 5. So this is the solution of the given pair of equation. Now we have to find the value of m also. So we put these values of x and y in y equals to mx plus c. So what we have? So substituting x and y in y equals to mx plus 3. So what we have? Y is 5 equals to m into x is minus 2 plus 3. So here transposing it, 5 minus 3 is minus 2m. So this gives 2 equals to minus 2m, means the value of m is minus 1. So this is the value of m. तो ये इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं. बट यहाँ पर एक और ये जो क्वेश्चन है ये एक अलग तरीके से भी पूछा जा सकता है क्योंकि ये जो वैल्यू है y, we put the value of m here, x and y in this equation, because this line is also passing through the point of intersection of these two. X is minus 2 and y is 5 is what? It is a coordinates of the point of intersection of these two lines. और ये जो थर्ड लाइन है y equals to mx plus 3, ये भी उसी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से, मान लीजिए ये इक्वेशन 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये 2 को कर रहा है, तो ये हमारा जो पॉइंट P है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ये क्या होगा? -2,5. क्लियर? ये तो इसका सोल्यूशन है इंटरसेक्टिंग लाइंस के लिए. अब ये हमने जब इसको इन वैल्यूज को यहाँ रखा y equals to mx plus 3, इसका मतलब ये है कि ये जो लाइन है वो, ये जो y equals to mx plus 3 है, ये भी इसी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास हो रहे हैं.
इसलिए ये वैल्यूज इसको सेटिस्फाई करेंगे और हमने ये अननोन वैल्यू m को फाइंड कर लिया। बट यदि हम इस डायग्राम को देखें तो ये डायग्राम क्या बन गया, ये थर्ड लाइन हो गई यहाँ पर। तो फर्स्ट मतलब these three lines 1, 2 and 3 these are passing through a common point, so such lines are called concurrent lines। ये कैसे लाइन है, concurrent lines है। concurrent lines means they pass through a single common point, 3 or more lines passing through a single common point they are called concurrent lines। तो ये क्वेश्चन जो बन सकता है उसको देखिएगा, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन बनेगा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ m इफ दीज 3 आर कॉन्करेंट लाइंस। एक तो ये तरीका हो गया, कॉन्करेंट लाइंस मींस 3। तो इसमें क्या होगा कि इन दो इक्वेशन से, इन टू इक्वेशन से जो नोन है उससे हम x और y फाइंड करेंगे, और चूंकि लाइंस कॉन्करेंट हैं तो ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है उससे ये थर्ड लाइन पास हो रही है, तो ये इसके कोऑर्डिनेट्स इसको सेटिस्फाई करेंगे। एक तो ये हो गया। सेकंड ये क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन पे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ m व्हिच पासेस थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू। माने इन दो लाइन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से ये लाइन पास हो रही है, तो इसको आपको फाइंड करना है, ठीक है ना। थोड़ा यहाँ ये ध्यान देना, ये इनिशियली अपन ने यहाँ पर क्वेश्चन में ये 3 है, ये थोड़ा चेक कर लेना, ये y इक्वल्स टू mx प्लस 3 है ना। तो ये जो इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से ये लाइन पास हो रही है, माने इन दोनों से हमने x और y को फाइंड कर लिया और उन कोऑर्डिनेट्स को इसमें रख दिया। तो सॉल्व करने का तरीका एक जैसा है, बट क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग अलग हो सकता है। द क्वेश्चन इज आस्क्ड इन डिफरेंट मैनर बट देयर सॉल्यूशन विल बी सेम। ओके, नाउ वी कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 3 and its fourth question. The taxi charges in a city consist of fixed charge together with the charge for the distance covered। माने एक टैक्सी का जो चार्ज है it is in two parts, one is fixed charge, another is charge per kilometer। For a distance of 10 kilometer the charge is paid rupees 105। For a journey of 15 kilometer the charge is 155। तो ये जो चार्जेस हैं इसमें फिक्स चार्ज एंड चार्ज पर किलोमीटर बोथ टुगेदर गिव द टोटल चार्ज। व्हाट आर द फिक्स चार्ज एंड द चार्ज पर किलोमीटर एंड हाउ मच डज अ पर्सन have to pay for a traveling of 25 kilometer। So first there are two unknown values, one is the fixed charge and another is the charge per kilometer। ये बहुत छोटा सा कहीं यदि आपने ट्रैवल किया हो बड़े सिटीज में जहाँ मीटर से फेयर आपको देना होता है, जैसे ही आप टैक्सी में बैठते हैं वो मीटर ऑन करता है, एक फिक्स चार्ज उसमें आ जाता है रुपीज 10, 5, 11, 20, इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द सिटी। माने आपने टैक्सी को हायर किया, आप उसमें बैठे और उसका एक फिक्स चार्ज हो गया, भले ही आपने ट्रैवल किया या नहीं किया है। फिर जैसे आप ट्रैवल करते हैं वैसा उसका फेयर इंक्रीज होता है। तो ये उसी पर बेस्ड एक क्वेश्चन है। तो यहां पर हम एज्यूम करेंगे लेट द फिक्स चार्ज इज x रुपीज। जो फिक्स चार्ज है टैक्सी का वो x रुपीज है एंड चार्ज पर किलोमीटर इज y rupees। Now the total charge paid equals to fixed charge plus this charge per kilometer into distance traveled। इससे आपको टोटल चार्ज पेड है। अब गिवन क्या है, गिवन दैट
First statement, for a distance of 10 kilometer, the charge is paid rupees 105. तो चार्ज पेड इज 105. इसका फिक्स चार्ज क्या है? रुपीज x प्लस हाउ मच डिस्टेंस? इट इज डिस्टेंस फॉर 10 किलोमीटर and what is the charge per kilometer is y. So this is the equation 1, or you may write x plus 10y equals to 105. This is number 1. And the second relation is the charge paid is 155 for the journey of 15 kilometers. So second equation we get x plus how much distance? 15. Y is 155. This is equation number 2. Fixed charge plus distance into charge per kilometer is the total charge paid. Now from any one we get the value of one variable in terms of other. So from equation 1 we get what we get? The value of x in terms of y, 105 minus 10y. We transpose 10y to other side. This is number 3. Now substituting this value, substituting x in equation 2, what we get? We get x. X means 105 minus 10y. This is x plus x plus in second, x plus 15y equals to 155. We get the value of x from 1 and substituting in second x, this is the value of x plus 15y equals to 155. Simplifying this, we have, if we simplify this, 105 को transpose करेंगे, minus 10y plus 15y gives 5y equals to 155 minus 105. 105 को transpose किया, 15y minus 10y, 5y. So we have 5y equals to 50. So y becomes 10 rupees. What we get? Y means charge per kilometer is 10. Means the fare of taxi is 10 rupees per kilometer. Now substituting this value in 3, substituting in equation 3, we get what we get? X equals to 105 minus 10 into 10. 105 minus 10 into y. Y is rupees 10. So this gives 105 minus 100. So this gives the value of x is 5 rupees. So fixed charge is rupees 5 and charge per kilometer is rupees 10. So this is the first part. What is the fixed charge? So fixed charge is rupees 5 and charge per kilometer is rupees 10. Now what is the second part? How much does a person have to pay for traveling of distance 25 kilometer? For a distance of 25 kilometer, the charge is paid is fixed charge plus how much distance? 25 kilometer into charge per kilometer. So this becomes 5 plus 250. Again look at fixed charge plus distance into charge per kilometer. We have 5 plus 250. So 255 rupees is the charge paid by the person for 25 kilometer. So you have two answers. Answer में
ये दोनों चीजें आ जाएंगी, फिक्स चार्ज, चार्ज पेड फॉर पर किलोमीटर एंड द चार्ज पेड फॉर द 25 kilometer distance. Now some other questions of the exercise based on you have to solve by substitution method. In word problem there are two unknown values as we have done in previous part of the video and the previous video also. So you will try it. This is slightly different from that, so we have taken this. Okay.